मेरा नाम तन्वी है। जब मैं अपनी बीती हुई जिंदगी की किताब खोलती हूं तो सबसे पहले मुझे अपने वह दिन याद आते हैं जब हम कच्चे आंगन वाले एक छोटे से घर में रहते थे। घर छोटा था, जरूरतें बहुत थीं, लेकिन मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में मेरी माँ, मेरे 2 भाई और मैं रहती थी। हम सब एक दूसरे के चारों ओर वैसे ही घूमते थे जैसे टूटते तारे के चारों ओर चमकते रोशनी। मेरे भाई दिन भर मेहनत मजदूरी करते, कभी दिहाड़ी पर काम करते तो कभी किसी दुकान पर खड़े रहते, लेकिन उनकी सारी मेहनत का सहारा मैं ही थी। वे मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते। मैं घर की इकलौती बहन थी, शायद इसलिए उनका प्यार मुझ पर ऐसे बरसता था जैसे बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवा। उनके कपड़ों से हमेशा पसीने की महक आती थी, लेकिन मेरी नज़र में वही मेहनत की खुशबू थी। शाम ढलते ही जब वे थके हारे घर लौटते तो उनके हाथों में हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर होता। कभी चिप्स का पैकेट, कभी छोटी सी चूड़ियां, तो कभी रंग बिरंगी कॉपियां। मैं शरारत से कहती, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग मेरे लिए यह सब ले आते हैं। तब बड़ा भाई मुस्कुराकर जवाब देता, हमारी बहन के नखरे ही तो हमारी खुशी है। माँ अक्सर कहती, इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ, आखिरकार इसे कल ससुराल जाना है। लेकिन भाई मम्मी की बात पर भी सिर्फ मुस्कुरा देते। छोटा भाई अक्सर कहता, माँ हमारी बहन पढ़ लिखकर अफसर बनेगी, तब आप देखना सब लोग हमें इज्जत से याद करेंगे। मेरे अंदर पढ़ाई का जुनून था। मुझे लगता था कि अगर मैंने शिक्षा हासिल कर ली तो मेरा और मेरे परिवार भाग्य बदल सकता है। जब 10वीं का रिजल्ट आया और मैं पास हो गई तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो लम्हा आज भी याद है जब मैंने रिजल्ट कार्ड भाइयों को दिया। वे बार बार मुझे गले लगाते और कहते, हमारी मेहनत रंग लाई, हमारी बहन ने हमें गर्व महसूस करने का मौका दिया। तभी मैंने उनसे कहा, अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूं। ये कहते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे पता था हमारे घर की हालत ऐसे नहीं है कि कॉलेज का खर्च उठा सके। लेकिन ये मेरा सपना था, और जब यह बात जुबान से निकल गई तो वह ख्वाब मेरे भाइयों के सामने हकीकत बन गया। बड़ा भाई काफी देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर गहरी सोच साफ नजर आ रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कॉलेज जरूर जाना चाहिए, लेकिन फीस कहाँ से देंगे? छोटा भाई तुरंत बोला, भाई अगर हम दोनों दिन रात मेहनत करें तो क्यों नहीं दे सकते? तन्वी हमारी बहन है, हम अपनी खुशियों पर समझौता कर लेंगे, लेकिन उसके सपनों पर नहीं। मम्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग अपनी हालत देखो, खाने तक के लाले पड़े रहते हैं और तुम इसे कॉलेज भेजने की सोच रहे हो। मगर दोनों भाई अपनी जिद पर डटे रहे। बड़ा भाई मेरी तरफ देखकर बोला, माँ, हमें अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। ये वही बच्ची है जो एक दिन हमारे सारे दुखों का हिसाब चुकाएगी, हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। उस रात मैंने सुना कि दोनों भाई कमरे के कोने में बैठे बातें कर रहे थे। छोटा भाई कह रहा था, मैं सुबह से शाम तक दुकान पर बैठूंगा और तू रात की शिफ्ट कर लेना। हम थक तो जाएंगे, लेकिन तन्वी का ख्वाब पूरा हो जाएगा। बड़ा भाई थकी आवाज में बोला, हाँ, बस यही सोचकर दिल हल्का हो जाता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी और मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मन ही मन सोचती थी कि ये दोनों मेरी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज आती थी कि यही असली मोहब्बत है। कुछ दिनों बाद मेरे हाथ में कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं जमीन पर नहीं हवा में चल रही हूं। ये फॉर्म उन पैसों से भरा गया था जो मेरे भाइयों ने मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा किए थे। जब मैंने दस्तखत किए तो सामने भाइयों के चेहरे घूम गए और जैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। जिस दिन मैं पहली बार कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, मेरी मम्मी की आंखों में चिंता और भाइयों की आंखों में खुशी थी। छोटा भाई हंसते हुए बोला, देखना, एक दिन लोग कहेंगे कि यही है वह लड़की जो अपने भाइयों की जान है। बड़ा भाई मेरा दुपट्टा ठीक करते हुए बोला, याद रखना, तन्वी तुम्हारे कंधों पर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी बोझ है। हमें कभी शर्मिंदा मत करना। मैंने विश्वास से कहा, भाई मैं वादा करती हूं, आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी बेचैनी थी। लगता था आने वाला वक्त
मुझे किसी कठिन इम्तिहान से गुजारेगा। कॉलेज के गेट पर कदम रखते ही लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूं। ये दुनिया मेरे छोटे से मोहल्ले, तंग गलियों और मिट्टी से सने घर से बिल्कुल अलग थी। गेट पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, लड़कियां ब्रांडेड ब्रेसलेट लटकाई थी और लड़के महंगी घड़ियां पहनकर हंसी मजाक कर रहे थे। उनके बीच जब मैंने अपने सादे कपड़ों में खुद को देखा तो एक पल के लिए दिल बैठ गया। वॉचमैन ने मेरा एडमिशन कार्ड देखा और अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही मैं लॉन में पहुंची, लड़कियों का एक ग्रुप मुझे देखकर आपस में काना फूसी करने लगे। उनके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने नजर झुकाई और तेजी से क्लास की ओर बढ़ गई। पहला दिन वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए और भी कठिन साबित हो रहा था। क्लास में दाखिल होते ही सबकी निगाहें मेरी ओर उठ गई। एक लड़का बोला, लगता है ये नई स्टूडेंट है। एक लड़की ने धीरे से कहा, कितनी सिंपल साधारण लग रही है, लगता है किसी गरीब परिवार से है। उनकी बातें मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। मैंने एक खाली सीट देखी और जाकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। तभी टीचर अंदर आए और सब खामोश हो गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और नए छात्रों से भी नाम पूछा। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ी हुई और कहा, मेरा नाम तन्वी है। मास्टर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें किस विषय में सबसे ज्यादा रुचि है? मैंने जवाब दिया तो अंग्रेजी और साइंस के शिक्षक बहुत खुश हुए और बोले, बहुत अच्छा, तुम मेहनती हो। उस पल पहली बार मुझे लगा कि शायद यह जगह मेरे लिए भी बन सकती है। बाकी लड़कियों को भी तारीफ मिली, लेकिन ज्यादातर उनकी बातें उनके शानदार पारिवारिक बैकग्राउंड पर थी। कोई अपने पिता का बड़ा बिजनेस बता रही थी, तो कोई विदेश यात्रा के किस्से सुना रही थी। मैं चुपचाप सब सुनती रही। क्लास के बाद पहला लेक्चर शुरू हुआ। मैंने अपनी नोटबुक खोली और पूरी लगन से नोट्स बनाना शुरू कर दिए। लेक्चर के दौरान सर ने एक सवाल पूछा, इस नजरिए की असली वजह क्या है? पूरा क्लासरूम खामोश हो गया, किसी को जवाब नहीं आया। मैंने धीरे से हाथ उठाया। सर ने मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ तन्वी। मैंने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। सर ने खुशी से कहा, कमाल कर दिया, यही सही जवाब है, आप सबको इससे सीखना चाहिए। ये सुनकर बाकी क्लास के चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। कुछ ने हैरानी से देखा और कुछ के चेहरे पर नाखुशी झलक रही थी। एक लड़की ने अपनी बगल में बैठी लड़की से कहा, यह नई लड़की तो बहुत तेज लगती है। दूसरी ने जवाब दिया, देखते हैं कब तक चलती है। ब्रेक के वक्त सब लड़के लड़कियां ग्रुप में खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैंने अपना लंच बॉक्स निकाला और एक कोने में जाकर बैठ गई। खाते हुए मुझे एहसास हुआ कि यहां मेरा कोई नहीं है, सब अपने अपने में मस्त थे। तभी पास से गुजरती एक लड़की ने मजाक में कहा, कितना बोरिंग लंच बॉक्स है तुम्हारा, हमारे साथ कैंटीन क्यों नहीं आती? मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है। वो हंसते हुए अपनी दोस्तों के साथ आगे बढ़ गई। आने वाले दिनों में भी यही माहौल रहा। कोई खास बात नहीं करता था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरा मकसद दोस्ती नहीं पढ़ाई है। मैं क्लास में सबसे पहले पहुंचती और आखिरी तक नोट्स पूरा करती। बाकी छात्र मेरे इस स्वभाव को अजीब समझते, लेकिन असल में यह मेरी झिझक थी। एक दिन फिजिक्स के लेक्चर में सर ने मुझे बोर्ड पर बुलाया। सवाल मुश्किल था और सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैंने कुछ देर सोचा और पूरा हल लिख डाला। सर ने तालियां बजाते हुए कहा, शाबाश, यही मेहनत होती है। उस दिन पहली बार कुछ छात्रों ने मेरी तारीफ की, लेकिन उनके लहजे में ईर्ष्या ज्यादा और सच्चाई कम थी। क्लास के बाद मैं लाइब्रेरी गई। वहां किताबों की खुशबू मुझे सुकून देती थी। मैंने खुद से कहा, यही मेरी दुनिया है, किताबें, नोट और मेहनत। मैंने ठान लिया कि दूसरों की परवाह किए बिना बस अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। कुछ दिन बाद इंग्लिश के प्रोफेसर ने निबंध लिखने को कहा। सबने लिखा और जब उन्होंने मेरा निबंध पढ़ा तो रुक गए और बोले, यह बहुत अलग है, आप सबको अपनी पढ़ाई में तन्वी जैसा फोकस रखना चाहिए। ये पल मेरे लिए गर्व का था, लेकिन दिल में डर भी जागा। क्या बाकी लोग इस तारीफ को सह पाएंगे? क्लास खत्म होने के बाद जब मैं बैग समेट रही थी तो पीछे से एक आवाज आई,
तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? कभी हमारे साथ बातें क्यों नहीं करती? पलटकर देखा तो वो एक लड़की थी जो बाकियों से थोड़ी अलग लगी। मैंने नरमी से कहा, मेरा मन पढ़ाई में ज्यादा लगता है। वो मुस्कुराकर बोली, शायद यही वजह है कि टीचर हमेशा तुम्हें सराहते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और घर लौटते वक्त सोचती रही, ये नई दुनिया मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन शायद मेरा रास्ता किताबों से ही निकलेगा। भाइयों के चेहरे याद आते और उनकी मेहनत का ख्याल मुझे और मजबूत बनाता। फिर भी दिल के किसी कोने में सवाल बाकी था, क्या यह सभी मुझे कभी अपनाएंगे या मैं हमेशा इसी कोने की कुर्सी पर अकेली रह जाऊंगी? मैं अकेली ही बैठी रहती थी। कॉलेज के कुछ हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन मैं अब भी वही सादगी सी लड़की थी जो कोने में बैठकर बस अपने नोट्स बनाती और बाकी सबसे दूरी बनाए रखती। लाइब्रेरी मेरा सबसे पसंदीदा जगह बन चुका था। वहां बैठकर मुझे लगता था जैसे दुनिया का सारा शोर मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। एक दिन मैं असाइनमेंट पूरा करने के लिए किताबों में डूबी हुई थी कि अचानक किसी ने पास आकर हल्का सा गला खसखसाया। मैं चौंकी और सिर उठाया तो सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा था। साफ सुथरे यूनिफॉर्म में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, माफ कीजिएगा, मुझे जरा आपकी मदद चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और छोटा सा जवाब दिया, किस में मदद चाहिए? उसने तुरंत अपनी कॉपी आगे बढ़ाई और बोला, यह सवाल समझ नहीं आ रहा, अगर आप समझा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आज तक मैंने कॉलेज में किसी लड़के से इस तरह बात नहीं की थी। मैंने उसकी कॉपी ली और सवाल देखा। ये वही सवाल था जिसे मैंने पिछली रात कई बार हल किया था। मैंने उसे समझाया और लिखकर बता दिया। वो ध्यान से सुनता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, आपने तो बहुत आसानी से समझा दिया। मेरा काफी वक्त बच गया, धन्यवाद। मैंने बस कहा, कोई बात नहीं, और फिर से अपनी किताबों में खो गई। लेकिन यही तो शुरुआत थी। अगले ही दिन वो फिर मेरे पास आया। इस बार उसने कहा, कल आपने जो टास्क समझाया था उसकी वजह से मुझे क्लास में एक टीचर ने तारीफ किया। सोचा आपका शुक्रिया अदा कर दूं। मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, अच्छा है, पढ़ाई में मेहनत करते रहो। इसके बाद यह रोज का सिलसिला बन गया। कभी असाइनमेंट का बहाना, कभी लेक्चर का समझना। वो हर दिन मेरे करीब आकर कुछ ना कुछ पूछ ही लेता। कभी कहता, ये नोट्स आपने कहाँ से बनाए? कभी पूछता, आप किताबें बहुत दिलचस्पी से पढ़ती हैं, मुझे भी कुछ सुझाव दीजिए। शुरू में मुझे उससे प्रॉब्लम होती थी। सोचती थी, ये बार बार मेरे पास क्यों आता है? सच में मदद चाहिए या बस बहाने बना रहा है मुझसे बातें करने का? लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आती थी, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। एक दिन तो उसने सीधे ही पूछ लिया, आप इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हैं? सबसे अलग। मैंने जवाब दिया, मुझे अपनी पढ़ाई से मतलब है, बाकी बातों के लिए वक्त नहीं। वो हंस पड़ा और बोला, आप बहुत गंभीर हैं, लेकिन अच्छा है, ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं जो सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देती हैं। उसके लहजे में मजाक भी था और तारीफ भी। वक्त गुजरता गया और मुझे लगने लगा कि जब वो मेरे पास नहीं आता तो दिल अजीब सा खाली हो जाता। फिर खुद को डांटती, तन्वी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम हमेशा कहती थी कि लड़कों से दूर रहना है, तो फिर यह सब क्यों अलग महसूस हो रहा है? एक दिन मैं कैंटीन के बाहर अपनी बोतल से पानी पी रही थी, तभी वह सामने आ गया। हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने सोचा आपको एक बात बताऊं, आपके नोट्स की फोटोकॉपी पूरी क्लास इस्तेमाल कर रही है। मैं हैरान रह गई तो वह हंसते हुए बोला, हाँ, आपको पता भी नहीं चला और सब आपके नोट्स पर भरोसा कर रहे हैं। मेरी जुबान से अचानक निकला, तो मुझे तो गर्व होना चाहिए। वह गंभीरता से बोला, होना चाहिए, आप वाकई सबसे अलग हैं। ये सुनकर मेरा दिल उलझ गया। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब वह मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। क्लास में कभी पीछे बैठकर नोट्स मांग लेता, कभी आगे आकर सवाल पूछ लेता। कई बार ऐसा हुआ कि अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ती और वह मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा होता। तब मैं फौरन नजरें झुका लेती। दिल कहता, ये सब ठीक नहीं, लेकिन उसके आसपास एक अनजाना खिंचाव था। हर्षित अब मेरे लिए अनजान भी नहीं रहा। पहले उसका बार बार पास आना मुझे खटकता था, मगर धीरे धीरे सब सामान्य लगने लगा।
वह क्लास में सवाल पूछता, कैंटीन में मेरा रास्ता रोक लेता और लाइब्रेरी में अक्सर मेरे करीब ही बैठ जाता। कई बार मैंने ठुकराने का सोचा, लेकिन जुबान खुल ही नहीं पाती थी। एक दिन इंग्लिश की क्लास के बाद हम सब बाहर निकले तो हर्षित ने मेरा बैग पकड़ लिया और बोला, ये काफी भारी है, मैं उठा देता हूं। मैंने तुरंत कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद उठा सकती हूं। वह मुस्कुराकर बोला, मैंने जरूरत की नहीं, चाहत की बात की है। उसके इस जुमले पर मैं चुप हो गई। दिल की धड़कन तेज हो उठी, मगर मैंने नजरें फेर ली। उसी शाम लाइब्रेरी में मैं किताबें देख रही थी कि वह फिर आ गया और धीरे से बोला, आप इतनी मेहनत करती हैं, कभी थकती नहीं। मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, कामयाबी मेहनत के बिना नहीं मिलती। वह गौर से मुझे देखने लगा और बोला, आपकी बातों में अजीब असर है, सुनकर दिल को सुकून मिलता है। मैंने तुरंत बात बदल दी और उसे किताब थमा दी। यह लो, इसमें कल के असाइनमेंट का सवाल मिलेगा। उसने किताब लेते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे किताब से ज्यादा आपकी सही दिशा चाहिए। उसकी ये बातें मेरे अंदर अजीब से एहसास जगा रही थी। कई बार रात को पढ़ते हुए उसकी बातें याद आ जाती और मैं किताब बंद कर देती। खुद को समझाती, तन्वी, तुम्हें अपनी मंजिल याद रखनी है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक नरम सा एहसास जगह बना चुका था। कॉलेज के सालाना कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया। जब मैं स्टेज पर गई और अपना विषय प्रस्तुत किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, मगर मेरी आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। हर्षित, जो पहली कतार में बैठा पूरे जोश से तालियां बजा रहा था, जैसे मेरी जीत ही उसकी सबसे बड़ी खुशी हो। उस पल दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कंपटीशन के बाद जब लोग मुझे बधाई दे रहे थे, हर्षित पास आकर बोला, मुझे पता था तुम जीतोगी, तुम तो सबसे अलग हो। उसकी आंखों में ऐसा भरोसा था जो मैंने भाइयों के अलावा किसी और में कभी नहीं देखा था। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में सन्नाटा था। मैं बैठी किताब में झुकी हुई थी। तभी वह सामने आकर बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तन्वी, मुझे एक बात कहनी है। मैंने सिर उठाया और सवालिया नजरों से उसे देखा। वह पल भर के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मैंने बहुत सोचा है, लेकिन अब और नहीं रुक सकता। तुम मेरे दिल के बहुत करीब आ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बल्कि तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। ये सुनकर जैसे मेरा पूरा अस्तित्व हिल गया। मैं कुछ बोल ना सकी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सब सुन रहे हों। मैंने नजरें झुका ली। हर्षित की आवाज फिर आई, कुछ तो कहो, खामोश क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पता क्या जवाब दूं। वो बेचैन होकर बोला, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत मजाक लगती है? मैंने कुछ नहीं कहा। खामोशी ही मेरा सहारा बन गई। लेकिन दिल के अंदर जैसे तूफान मचा था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये सब ठीक नहीं है। ये मेरे ख्वाबों और भाइयों की कुर्बानियों के खिलाफ है। मगर दिल की गहराई से एक नर्म सी आवाज बार बार कह रही थी, यही तो एहसास है जिसे प्यार कहते हैं। हर्षित मेरे जवाब का इंतजार करता रहा और फिर बोला, तुम्हारे हाँ या ना कहने से ज्यादा मेरे लिए यह अहम है कि तुम जान लो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। यह कहकर वह चला गया और मैं वहीं बैठी रह गई। किताब खुली थी, लेकिन अक्षर धुंधले हो गए थे। आंखें बंद की तो हर्षित की बातें बार बार सुनाई देने लगी। पहली बार दिल ने मान लिया कि मैं भी उसके लिए कुछ महसूस करती हूं। जुबान ने इनकार किया, मगर दिल के अंदर उसकी गूंज बनी रही। लाइब्रेरी में उसकी मोहब्बत जताने के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। एक सुबह कॉलेज पहुंची तो माहौल अजीब लगा। हर्षित, जो हमेशा सबसे पहले आता था, उसकी जगह खाली थी। सोचा देर से आएगा, मगर वह पूरे दिन नहीं दिखा। अगले दिन भी वही हाल रहा। दिल में बेचैनी बढ़ी। खुद को डांटा, तुम्हें क्यों फिक्र करनी है? लेकिन दिल कह रहा था, कुछ गड़बड़ है। तीसरे दिन लाइब्रेरी में बैठी थी कि उसका एक दोस्त आकर बोला, हर्षित बहुत बीमार है, 3 दिन से कॉलेज नहीं आया। वह बस तुम्हें याद कर रहा है और कह रहा है कि अगर तन्वी से बात ना हुई तो शायद मैं ठीक ना हो सकूं। यह सुनकर मेरे हाथ से बुक गिर गई। उसी शाम मैंने वो नंबर निकाला जो हर्षित ने कुछ दिन पहले दिया था, जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। कांपते हाथों से डायल किया। फोन उठाते ही उसकी कमजोर आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, हर्षित। वो तुरंत बोला, तन्वी, तुमने फोन किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने पूछा,
तबीयत कैसी है? उसने टूटी आवाज में कहा। बहुत खराब है, डॉक्टर आराम करने को कह रहे हैं। मगर मुझे सुकून तभी मिलेगा जब तुमसे बात हो। अगर तुमने मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज किया तो शायद मैं जी ना पाऊं। तुम जानती भी नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। आंखों के सामने भाइयों के चेहरे आए, लेकिन अगले ही पल उसकी कमजोर आवाज ने सब दबा दिया। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो रोते हुए बोला, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। अगर तुमने हाँ ना की तो यह बीमारी मुझे खत्म कर देगी। उसकी रोने की आवाज ने मेरी रात बेचैन कर दी। किताब खोली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बस उसके शब्द गूंजते रहे, मैं जी नहीं पाऊंगा तन्वी तेरे बिना। मैंने खुद को समझाया कि यह बस बहाना है, मगर दिल कहता अगर वह सच में मुझे चाहता है तो। अगले दिन कॉलेज गई। जैसे ही क्लास में दाखिल हुई, हर्षित वहां था, मगर उसका चेहरा पीला और आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो वाकई बीमार लग रहा था। उसे देख मेरे कदम थम गए। पहली बार मैंने महसूस किया कि उसका दर्द देखकर मेरा दिल दुख रहा है। क्लास खत्म होने पर मैं उसके पास गई। वो मुस्कुराया और बोला, तुम आ गई, यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। वो नरम लहजे में बोला, डॉक्टर क्या जाने, मेरी असली दवा तो तुम हो। ये सुनकर मेरी खामोशी टूट गई। मैंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, हर्षित, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूं। शायद यही प्यार है। हर्षित के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो बेसाख्ता बोला, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब मुझे यकीन है कि हर्षित मेरी जिंदगी है। उस पल ऐसा लगा जैसे बरसों की झिझक एक ही क्षण में खत्म हो गई हो। दिल के अंदर वही इजहार गूंज रहा था जिसे मैंने इतने दिनों से दबा रखा था। मैं जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं है, मगर उस वक्त हर्षित की कमजोर आवाज, उसकी बीमार हालत और उसका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। मोहब्बत का इकरार होने के बाद हर्षित का अंदाज भी बदल गया। अब वह सिर्फ बातें ही नहीं करता था, बल्कि कभी मेरा रास्ता रोककर छोटा सा तोहफा मेरे हाथ में रख देता, तो कभी किताबों के बीच कोई रंगीन पन्नी या खुशबू छुपा देता। एक दिन जब मैंने नोटबुक खोली तो उसमें नाजुक सा परफ्यूम रखा था। मैं घबरा गई और जल्दी से उसे बैग में छुपा लिया। दिल कहता था, यह सब चीजें कितनी कीमती है, लेकिन मेरा इनसे क्या रिश्ता। हर्षित का कहना था, तुम कीमती हो, तुम्हारे लिए यह सब कुछ भी नहीं। लेकिन घर लौटते वक्त वही तोहफे मेरे दिल पर बोझ बन जाते। मैं सोचती कि मेरे भाई दिन रात मेहनत करके मेरा एडमिशन, किताबें और खर्च पूरे करते हैं, और मैं उनसे छुपाकर हर्षित के तोहफे संभाल रही हूं। एक बार मैंने हर्षित से साफ कहा, महंगे तोहफे मत दिया करो, मुझे ये अच्छे नहीं लगते। वो जिद में बोला, ये तोहफे नहीं, मेरे दिल की खुशबू है, तुम्हें इन्हें स्वीकार करना ही होगा। मैं कुछ कह ना सकी। दिल में एक तरफ दुख था तो दूसरी तरफ अजीब सा सुकून भी। दोनों विपरीत एहसास साथ साथ चलने लगे थे। एक दिन हर्षित ने होश में कहा, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, चाहता हूं तुम मेरे साथ वो दिन बिताओ। यह मेरे लिए सबसे खास लम्हा होगा। मैं चौंक गई और तुरंत मना कर दिया। बोली, यह मुमकिन नहीं है। अगर मैं देर से घर पहुंची तो मां नाराज होंगी और भाइयों को शक होगा। हर्षित का चेहरा उतर गया और उसने कहा, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं, क्या मैं इतनी सी ख्वाहिश भी नहीं कर सकता? मैं खामोश रही। वो और करीब आकर बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि यह दिन मेरे लिए कितना अहम है। अगर तुम ना आई तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरी मोहब्बत को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। मेरे दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ भाइयों की कुर्बानियां और उनका सहारा था, तो दूसरी तरफ हर्षित की जिद और उसका यकीन, जिसने मेरे दिल को बांध लिया था। कई रातें मैं जागती रही, सोचती रही। आखिर मैंने खुद को समझा लिया, सिर्फ एक दिन है, अगर इससे हर्षित खुश हो जाए तो क्या बुरा है। जन्मदिन के दिन मैंने झिझकते हुए उसकी बात मान ली। वो खुशी से बोला, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम बस तैयार रहना। मेरा दिल तेज तेज से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हाँ कर दी। शाम को जब मैं उसकी गाड़ी में बैठी तो एक अजीब सा एहसास था। गाड़ी के शीशे के बाहर सड़कें भाग रही थीं और अंदर मेरा दिल कांप रहा था। हर्षित बार बार कह रहा था,
आज मेरी सबसे बड़ी खुशी पूरी हुई है। तुम मेरे साथ हो। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया ताकि मेरी आंखों की बेचैनी वो ना पकड़ सके। एक पल को दिल में सवाल उठा, क्या मैं सच में सही कर रही हूं? क्या यह सब कुछ उस मोहब्बत के लायक है जिसे मैं अभी बस जानना शुरू ही कर रही हूं? मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। रात देर तक यही सोचती रही। जब घर पहुंची तो भाइयों के चेहरे आंखों के सामने थे। वो हमेशा मेरा भविष्य संवारने की बातें करते, मुझे मेहनत और ईमानदारी का सबक देते, और पहली बार मैंने उनसे कुछ छुपा लिया था। कमरे में बैठी हुई मेरे दिल ने धीरे से कहा, बरसों की मोहब्बत चंद दिनों की मोहब्बत के सामने हार गई। ये वाक्य मेरे अंदर गूंज रहा था। हर्षित की सालगिरह के बाद मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा था कि सब खत्म कर दूंगी, लेकिन हर्षित की बातें और उसकी जिद मुझे बार बार बांध लेती थीं। एक दिन वह बहुत खुश होकर मेरे पास आया और बोला, आज की रात बहुत खास है। मैंने अपने करीबी दोस्तों को दावत दी है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती, यह सब मेरे लिए आसान नहीं है। हर्षित ने तुरंत कहा, बस कुछ घंटों की बात है, तुम्हें मेरा मान रखना होगा। शाम को वह मुझे लेने आया। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा, फंक्शन कहाँ है? वह मुस्कुराया और बोला, होटल में, जहां मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी एक अलग रास्ते पर मुड़ गई। मैंने चौंक कर कहा, यह होटल का रास्ता नहीं है। हर्षित ने धीरे से कहा, बस पास ही है, घबराओ मत। थोड़ी देर में गाड़ी एक बड़ी इमारत के सामने रुकी। वह फ्लैट बिल्डिंग थी। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन तुमने तो होटल कहा था। वह हंसते हुए बोला, लेकिन मैंने प्लान बदल दिया, दोस्तों को नहीं बुलाया। मैं चाहता हूं कि आज की शाम सिर्फ हमारी हो। मेरे दिल में हलचल मच गई। मैंने तुरंत कहा, हर्षित, यह ठीक नहीं है, मैं वापस जाना चाहती हूं। वह करीब आकर बोला, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। यह जगह सिर्फ मेरी है और मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन पर तुम्हें दिखाओ कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। मैं चुप हो गई। दिल कह रहा था लौट जाओ, मगर कदम रुक गए। वह मुझे ऊपर ले गया। फ्लैट बहुत शानदार था। महंगा फर्नीचर, बड़ी बड़ी तस्वीरें और एक खास कमरा जिस पर बार बार उसका इशारा जा रहा था। हंसते हुए बोला, यह सब मेरा है और एक दिन तुम्हारा भी होगा, लेकिन आज मुझे सबसे कीमती तोहफा चाहिए। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? वह गंभीर होकर बोला, मैं चाहता हूं तुम मुझे अपना मान लो, यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे कदम ठिठक गए। मैंने नजरें झुका ली और कहा, हर्षित, यह सब शादी के बाद होना चाहिए। वह हल्की हंसी के साथ बोला, शादी मेरे लिए? तुम पहले से मेरी पत्नी हो। अगर मुझसे सचमुच प्यार करती हो तो मेरी बात टाल नहीं सकती। मेरे दिल में हजारों ख्याल उठने लगे, और भाइयों की कुर्बानियां, मां की सीख और मेरे अपने सपने सब आंखों के सामने आ गए। लेकिन हर्षित की आंखों में अजीब सा दबाव था। वह बार बार कह रहा था, अगर मोहब्बत करती हो तो आज साबित करो। मैंने कांपते हुए कहा, यह सही नहीं है। वह और करीब आकर बोला, यही सच है, तुम मेरी हो और मैं चाहता हूं कि आज तुम खुद को मुझे सौंप दो। मैं अंदर से टूट रही थी। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ मोहब्बत का जादू। आखिरकार मेरी खामोशी ही मेरी हामी बन गई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा झुक जाना ही उसके लिए काफी था। उस रात के बाद मेरे अंदर एक ऐसी चुप्पी उतर गई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब घर पहुंची तो दरवाजे पर भाई इंतजार कर रहे थे। छोटा भाई तुरंत बोला, कहाँ रह गई थी? हम कब से फिक्र में बैठे हैं। मैंने नजरें झुका ली और बस इतना कहा कि कॉलेज का काम ज्यादा हो गया था। वह संतुष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन चुप हो गया। बड़ा भाई मुझे गौर से देखता रहा, मगर मैं उसकी आंखों से नजर नहीं मिला सकी। कमरे में आकर मैंने वो सारे तोहफे और चीजें बैग से निकाली और एक कपड़े में लपेट कर छुपा दी। दिल तो चाहता था कि सब फेंक दूं, लेकिन तभी हर्षित की आवाज कानों में गूंजने लगी, यह सब तुम्हारे लिए है। बोझल मन के साथ मैं सो गई। अगली सुबह जब कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुझे लगा कि हर्षित जल्द ही रिश्ता भेजेगा। उसने वादा किया था। यही ख्याल मुझे सहारा देता रहा। कॉलेज के रास्ते में हर कदम पर एक उम्मीद थी।
क्या वो मुझे देखकर कहेगा कि उसने सबको मना लिया है और अब हम हमेशा के लिए साथ हैं? लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जैसे ही मैं क्लास में दाखिल हुई, हर्षित अपनी जगह बैठा था, मगर उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जिसकी मुझे आदत हो चुकी थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया, लेकिन उसने नजरें फेर ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्लास के बाद मैं उसके पास गई और धीरे से पूछा, हर्षित, क्या बात है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वो ठंडे लहजे में बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? तुम तो कहते थे। उसने मेरी बात काट दी। वो सब बस एक वक्त की बात थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपती आवाज में मैंने कहा, लेकिन हर्षित, तुमने कहा था कि रिश्ता भेजोगे। तुमने वादा किया था। वह जोर से हंस पड़ा। क्या तुम सच में इतनी भोली हो? तुम जैसी लड़की से कोई रिश्ता करता है? उसके यह शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ गए। रोते हुए मैंने कहा, हर्षित, यह सब तुम्हारी जिद पर हुआ था। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो। वह तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, ये बहाने अब मेरे काम के नहीं। मैं एक इज्जतदार परिवार से हूं और शादी भी किसी इज्जतदार लड़की से ही करूंगा। तुम्हें समझना चाहिए था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने पीछे हटते हुए बस इतना कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह बेरहमी से बोला, सब हो चुका है, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। कॉलेज के गलियारे में खड़े कई छात्रों ने हमारी बातों के कुछ हिस्से सुन लिए थे। उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंच रही थी। कोई कह रहा था लड़की धोखा खा गई, कोई हंस रहा था, कोई कह रहा था कि हमें तो पहले ही शक था। मैं अपना बैग उठाकर तेजी से वहां से निकल गई। कैंटीन के पास से गुजरते हुए मैंने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वे बेकाबू होकर वह निकले। लाइब्रेरी के एक कोने में जाकर मैंने किताबों के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। एक तरफ मेरे भाई थे जिन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान करके मुझे पढ़ाया, और दूसरी तरफ मैं थी जो एक अजनबी के मीठे वादों में सब कुछ गवा बैठी। उसी शाम जब मैं घर लौटी तो भाइयों ने पूछा, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बस थकान है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अंदर से टूट चुकी थी। कॉलेज में हर्षित ने जैसे मुझे छोड़ दिया था, पर दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था। कई दिनों तक मैं रोती रही, कभी क्लास के कोने में तो कभी घर के कमरे में चुपचाप खुद को समझाती कि शायद वह नाराज है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर यह दिलासा बेकार साबित हुआ। एक दिन मैंने ठान लिया कि हर्षित से आखिरी बार जरूर बात करूंगी। कैंटीन के पास वह अकेला मिला तो मैंने हिम्मत करके कहा, हर्षित, मुझसे साफ साफ बात करो। अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत थी तो अचानक सब क्यों बदल गया? उसने तिरस्कार भरी नजर से देखा और कहा, तुम अब भी सोचती हो कि मैं तुम्हें गंभीरता से लेता था। यह सब एक खेल था और तुम हार गई। अब मेरे रास्ते से दूर रहो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कांपती आवाज में कहा, हर्षित, ऐसा मत कहो। मैंने तुम पर भरोसा किया था। वह हंसते हुए बोला, इसीलिए तो कह रहा हूं, जो लड़की इतनी आसानी से किसी को खुद को दे दे, वह किसी लायक नहीं रहती। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं बैठ गई और लोग मुझे देखते रहे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। हर्षित बिना पीछे देखे चला गया और मैं अपने आंसुओं में डूब गई। उसके बाद मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। रोज जब भाई पूछते, आज लेट क्यों हो रही हो, तो मैं झूठ बोल देती, कॉलेज में छुट्टी है। कुछ दिनों तक उन्होंने भरोसा किया, फिर शक करने लगे। एक दिन माँ ने कहा, तन्वी, तुम इतनी चुप चुप और गुमसुम क्यों रहने लगी हो? कोई परेशानी है क्या? मैंने नजरें झुकाकर कहा, नहीं माँ, बस पढ़ाई का दबाव है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। भाई भी पूछते, क्या कॉलेज में कोई दिक्कत है? मैंने हल्की मुस्कान बनाकर कहा, नहीं भाई, सब ठीक है। दिल चाहता था कि सब सच बता दूं, मगर जुबान पर ताला लगा था। वक्त गुजरता गया और मेरी खामोशी गहरी होती गई। ना पढ़ाई में मन लगता, न किसी से बात करने का साहस। इसी बीच मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में लगा थकान है, पर बार बार चक्कर आने लगे। एक दिन रसोई में पानी लेने गई तो अचानक गिर पड़ी। माँ दौड़कर आई, तन्वी, क्या हुआ? भाई घबरा गए। मैंने उठने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं माँ, बस चक्कर आ गया।
लेकिन सच यह था कि मेरा शरीर भी अब इस दर्द को सह नहीं पा रहा था। रात को जब सब सो जाते तो मैं अकेले बैठकर रोती और सोचती रहती। मेरी आंखों से बहते आंसू गवाही देते कि मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी हूं, पर जुबान से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मेरी गिरती हालत ने आखिर मुझे सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन मैंने घर वालों से झूठ कहा कि कॉलेज का काम है और सीधे नज़दीकी क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट देखकर गंभीर स्वर में कहा, बेटी तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही मेरी सांसें थम गई। मैंने कांपते स्वर में कहा, यह मुमकिन नहीं, आप गलती कर रही हैं। डॉक्टर ने अफसोस भरी नज़र से कहा, रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती, अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। क्लिनिक से बाहर निकली तो दुनिया पहले जैसी थी। गाड़ियां चल रही थी, लोग अपने कामों में लगे थे, मगर मेरे लिए सब ठहर गया था। बार बार एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी, मैं प्रेग्नेंट हूं। घर पहुंचकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आईने में अपना चेहरा देखा, आंखें लाल थीं और होंठ कांप रहे थे। खुद से कहा, तन्वी, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तुम भाइयों को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। रात को जब सब सो गए तो मैं छत पर चली गई। आसमान पर बादल थे और हवा में नमी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मैं जीना नहीं चाहती। ये सजा अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन तभी माँ और भाइयों के चेहरे आंखों के सामने आ गए। वो लोग जो दिन रात मेहनत करके मेरे ख्वाब पूरे करना चाहते थे। क्या मैं उन्हें इस तरह छोड़ सकती थी? कुछ दिन ऐसे ही भारीपन और दर्द में गुजरते रहे। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया और घर में हर वक्त चुपचाप रहने लगी। माँ बार बार पूछती, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? और मैं बस कह देती, कुछ नहीं माँ, बस थकान है। भाइयों ने भी पूछा, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। एक दिन मैंने तय कर लिया कि अब और सहन नहीं कर सकती। मैं यह बोझ किसी से नहीं बांट सकती। रात को एक छोटा बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे और चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। माँ और भाई गहरी नींद में थे। उनके चेहरे देखकर दिल ही दिल में कहा, मुझे माफ कर देना। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। अंधेरी गलियों से गुजरते हुए मैं शहर की ओर निकल गई। मन में बस यही ख्याल था कि सब खत्म कर दूं। बार बार खुद से कहती, यह बच्चा गुनाह है। अगर मैंने इसे खत्म कर दिया तो शायद सब आसान हो जाएगा। शहर पहुंचकर मैंने एक सस्ता सा हॉस्टल ढूंढ लिया। छोटा सा कमरा था, लेकिन मुझे लगा यही मेरी पनाहगाह है। रात को बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोचा कि कल जाकर सब खत्म करा दूंगी, लेकिन उसी रात नींद में मैंने एक सपना देखा। एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में चमकता चेहरा लिए मेरे सामने खड़े थे। उनकी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन दिल को गहराई से छू रही थी। वो बोले, तन्वी, तुम पहले ही एक बड़ा गुनाह कर चुकी हो, अब और मत करना। ये बच्चा तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारी सजा भी और तुम्हारी माफी भी। अगर इसे खत्म करोगी तो भगवान को क्या जवाब दोगी? मैं घबराकर उठ गई। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे की खामोशी में उनके शब्द गूंज रहे थे। मैंने चेहरा हाथों से ढक लिया और रोते हुए कहा, या भगवान, मैं कमजोर हूं, मैं गुनहगार हूं, लेकिन अब एक और गुनाह नहीं करूंगी। धीरे धीरे मैंने उस अजनबी शहर में खुद को संभालना शुरू किया। हॉस्टल का छोटा सा कमरा मेरी शरण था, लेकिन तन्हाई रोज मुझे काटने लगती। खर्चा पूरा करना मुश्किल हो रहा था, वरना सिर छुपाने की जगह भी छीन जाती। एक दिन अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा। एक प्राइवेट स्कूल को टीचर की जरूरत थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि किराया और खाना चल सके। इंटरव्यू देने गई तो प्रिंसिपल ने रिज्यूमे देखा, कुछ सवाल पूछे और बोली, हमें मेहनती टीचर चाहिए, आप कल से काम शुरू कीजिए। मेरा दिल खुशी से भर गया, जैसे अंधेरे में रोशनी दिख गई हो। पहले दिन जब क्लास में गई तो बच्चे शोर कर रहे थे। उनके मासूम और शरारती चेहरे देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। शायद उनकी मासूमियत ही मेरी उदासी कुछ देर के लिए कम कर देती थी। दिन बीतते गए। सुबह स्कूल, दोपहर हॉस्टल का सुनसान कमरा और रात को तन्हाई में ऊपर वाले से लंबी प्रार्थनाएं। मैं अपने माथा टेक कर कहती, हे भगवान, मेरी गलतियों की सजा मुझे मिल चुकी है।
लेकिन मेरे बच्चे को माफ कर दे। उसकी हिफाजत कर महीने गुजरते गए और मेरा पेट भरने लगा। हॉस्टल की लड़कियां आपस में कान्हा फूंसी करती, लेकिन कोई मुझसे सवाल नहीं करता। मैंने खुद को सबसे दूर रखा दिल, बस यही प्रार्थना करता कि यह बच्चा मेरे लिए उम्मीद बने, बोझ नहीं। आखिर वो दिन भी आ गया जब मुझे अस्पताल ले जाया गया। चीख और प्रार्थनाओं के बीच मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी पहली आवाज सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कांपते हाथों से उसे गोद में लिया, लेकिन तभी डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से कहा, आपका बच्चा अपाहिज है। यह सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर दिया हो। मैं कांपते होठों से बस पूछ पाई, क्या मतलब? डॉक्टर ने अफसोस से कहा कि तुम्हारा बच्चा शारीरिक रूप से पूरा नहीं है, शायद वह कभी आम बच्चों की तरह चल फिर ना सके। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। मैंने आशा के साथ उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन शरीर बहुत कमजोर था। उस पल मुझे लगा कि यह मेरे गुनाहों की सजा है। भगवान ने मेरा हिसाब दुनिया में ही ले लिया। हॉस्टल लौटकर बच्चे की देखभाल करना मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। स्कूल से लौटते लौटते मैं बेहद थक जाती, लेकिन जैसे ही अपने बेटे को देखती दिल पिघल जाता। मैं उसके नन्हे हाथ पकड़कर कहती, बेटा तुम बेकसूर हो, ये सब मेरी गलतियों का अंजाम है, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। रात को जब वह रोता तो मैं भी उसके साथ रो पड़ती। कभी उसे गोद में लेकर झुलाती, कभी आंखें बंद कर प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे सब्र और हिम्मत दे ताकि मैं इस बच्चे का सहारा बन सकूं। स्कूल की तनख्वाह मामूली थी, खर्चे बढ़ते जा रहे थे। कई बार सोचा सब छोड़ दूं, लेकिन बेटे का मासूम चेहरा मेरी हिम्मत बढ़ा देता। मैं खुद को समझाती कि यही मेरी परीक्षा है और मुझे इसे निभाना होगा। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा, तन्वी, तुम मेहनती हो, लेकिन अक्सर तुम्हारी तबीयत कमजोर लगती है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें नया टीचर ढूंढना पड़ेगा। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। बाहर निकलते ही आंसू रोकना मुश्किल हो गया, लेकिन मन ही मन जानती थी कि नौकरी गई तो मेरा बच्चा और मैं सड़क पर आ जाएंगे। मैंने हर दिन को इम्तिहान मानकर गुजारना शुरू किया। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता कि ये बच्चा मेरे गुनाहों की सजा है, लेकिन शायद इसी में मेरी माफी भी छुपी है। जब रात को मैं उसे गोद में लेकर लोरी देती और वह मुस्कुराता, तो वही मुस्कान मेरा सहारा बन जाती। धीरे धीरे मेरी जिंदगी उसी बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगी। स्कूल की थकान, हॉस्टल की तन्हाई और मुश्किलें अपनी जगह थी, लेकिन उसके छोटे छोटे हाव भाव मेरी सारी थकान मिटा देते। दिन गुजरते गए, वह बड़ा होने लगा। जब उसके नन्हे हाथ मेरी उंगलियां पकड़ते तो दिल को सुकून मिलता। लेकिन एक दिन वह तेज बुखार में तप रहा था। मैं पूरी रात उसके पास बैठी रही, कभी पानी पिलाती, कभी प्रार्थना करती। अचानक उसने रोते रोते पहला शब्द बोला, भगवान। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी जुबान से निकला पहला शब्द मेरा भगवान है। ये मेरे लिए इशारा है कि वह अभी भी मुझे याद करता है। उस लम्हे में अपने दीनी हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल गिर पड़ी और रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने गुनाह किए, अपनी इज्जत गंवाई, अपने भाइयों का भरोसा तोड़ा, लेकिन यह बच्चा तेरी तरफ से दिया गया है। मुझे माफ कर दे, मुझे एक और मौका दे। उस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई। मैंने ठान लिया कि यही बच्चा मेरी ताकत है। मैं इसे कमजोरी नहीं बनने दूंगी। स्कूल में और मेहनत करने लगी, हॉस्टल में उसकी हर जरूरत पूरी करने लगी। तनख्वाह कम थी, लेकिन हर पैसा बच्चे पर खर्च किया। खुद से वादा किया, तन्वी, अब तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें इस बच्चे को पालना है। वक्त के साथ वह बड़ा होता गया। भले ही बीमार और कमजोर था, लेकिन उसकी मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी थी। मैं उसे कहानियां सुनाती और वह अपनी मासूम आवाज में बार बार भगवान दोहराता। उसकी आवाज मुझे याद दिलाती कि भगवान ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। रातों को प्रार्थना करती और यही कहती, हे भगवान, मैंने दुनिया की मोहब्बत में धोखा खाया और गुनाह किया, लेकिन अब मुझे सिर्फ तेरी मोहब्बत चाहिए। मुझे अपने बच्चे का भविष्य संवारना है। एक दिन स्कूल से लौटते समय एक बच्ची ने मुझे रोका और बोली, टीचर, आप हमेशा थकी थकी रहती हैं,
फिर भी सबको पढ़ाती हैं। आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? मैं मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि जिंदगी मेहनत के बिना नहीं चलती, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए इंसान हर तकलीफ सह लेता है। ये कहते हुए मेरी आंखों के सामने अपने बेटे का चेहरा आ गया। साल बीतते गए, मुश्किलें कम नहीं हुई, लेकिन सब्र बढ़ता गया। मैंने बेटे को चलने फिरने लायक बनाने के लिए डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया। हर रिपोर्ट में नई परेशानी सामने आती, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। बेटे की आंखों में उम्मीद देखकर मेरा दिल मजबूत हो जाता। एक रात उसे कहानी सुनाते हुए मेरी अपनी जिंदगी के सारे किस्से आंखों के सामने आ गए। हर्षित का धोखा, भाइयों का प्यार, मां की चिंता और मेरे किए गुनाह। उस वक्त मैंने सोचा कि मोहब्बत के झूठे वादों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत अक्सर धोखा देती है। असली मोहब्बत तो भाइयों की थी, जिन्होंने अपने सपने कुर्बान किए। असली मोहब्बत मां की थी, जिसने हर पल समझाया। और सबसे बढ़कर असली मोहब्बत ईश्वर की है, जो गलती के बाद भी माफी का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था। मैंने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, बेटा, तुम मेरी जिंदगी जीने की वजह भी हो और मेरे गुनाहों की सजा भी। उस पल मैंने खुद से कबूल किया कि गुनाहों की सजा दुनिया में भी मिलती है और मरने के बाद में भी। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है और सही रास्ता चुन ले, तो शायद भगवान माफ कर दे। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूं, तो दिल कहता है, काश समय लौट आता तो मैं हर्षित जैसे धोखेबाज पर कभी भरोसा ना करती। मगर समय वापस नहीं आता। अब मेरे पास सिर्फ यही है कि अपने बेटे को संभालूं और प्रार्थनाओं व मेहनत से उसे वह सब दूं जो मैंने खो दिया। यही मेरी कहानी है। एक लड़की जो सपने देखती थी, धोखे का शिकार हुई, सजा पाई, मगर फिर भगवान की ओर लौट आई और अब अपनी बाकी जिंदगी माफी मांगना और सब्र के साथ गुजारने का संकल्प रखती है। असली मोहब्बत हमेशा माता पिता और भाई बहनों की होती है, बाकी अक्सर धोखा साबित होती है। गुनाह की सजा दुनिया में भी मिलती है और परलोक में भी, इसलिए समय रहते माफी मांगना जरूरी है। आज मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी। उसकी नन्ही उंगलियां मेरी उंगलियों में थीं और वह खुशी खुशी अपने रास्ते में गिरी पत्तियों को उठाकर मुझे दिखा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि शायद भगवान सच में मुझे एक नया मौका दे रहे हैं। मैंने ठान लिया कि अब डर और शर्म को पीछे छोड़ना होगा। मुझे अपने भाइयों को सब सच बताना होगा। मैं हमेशा उनसे भागती रही, लेकिन अब भागना बंद करना है। उस रात मैंने अपने भाई और मां को कमरे में बुलाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, भाई, मां, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आप सबकी मेहनत और भरोसा तोड़ा, लेकिन मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। मां चौंक कर बोली, बेटी, क्या बात है? तू इतना क्यों रो रही है? मैंने सब कुछ बता दिया। हर्षित का नाम, उसका धोखा, मेरा अकेले शहर छोड़ जाना, बच्चे का जन्म और उसकी बीमारी तक, सब कुछ। बोलते बोलते मेरा गला भर आया। मैं जमीन पर बैठ गई और हाथ जोड़कर कहा, भाई, मां, अगर चाहो तो मुझे छोड़ दो, नफरत करो, लेकिन मैं आप सबसे माफी मांगती हूं। मैंने जो किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। अब मुझे बस आप सबका सहारा चाहिए। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। मेरा बड़ा भाई मेरे पास आया और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, तन्वी, हम तुझसे नाराज जरूर हैं, लेकिन तेरे बिना अधूरे हैं। तू हमारी जिम्मेदारी है। तूने गलती की, लेकिन गलती मान लेना भी हिम्मत का काम है। मां रोते हुए मुझे गले लगा ली, बोली, बेटी, तूने हमें सब बता दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब हम सब मिलकर तेरे बच्चे की परवरिश करेंगे। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दिल हल्का हो गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। भाइयों ने मेरे बेटे को गोद में लिया और कहा, अब ये सिर्फ तेरा नहीं, हमारा भी बेटा है। उनके शब्द सुनकर मेरे दिल में उम्मीद के फूल खिल उठे। अब मैं स्कूल की नौकरी के साथ साथ बच्चों के लिए ट्यूशन भी लेने लगी। मां मेरे बेटे का ख्याल रखती और भाई हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाते। धीरे धीरे मेरा बेटा थोड़े थोड़े कदम उठाने लगा। जब उसने पहली बार अपने पैरों पर खड़े होकर मां कहा, तो मेरी आंखें खुशी से भर आईं।
आज मेरी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अब डर नहीं है। मैंने खुद से वादा किया है कि अपनी बाकी उम्र बेटे को एक अच्छी जिंदगी देने में लगाऊंगी। मैं हर लड़की से कहना चाहती हूं, मोहब्बत के नाम पर कभी अपनी इज्जत मत गवाओ। असली मोहब्बत वह है जो तुम्हारे परिवार से जुड़कर तुम्हें अपनाए, तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बनाए। अगर कोई सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें दबाव में डाले तो समझ लो कि वह मोहब्बत नहीं, धोखा है। आज मैं खुश हूं कि भगवान ने मुझे टूटने के बाद संभालने का मौका दिया। मैं अपने बेटे को अपने गुनाह की सजा नहीं बनने दूंगी, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगी। दोस्तों, मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उससे भागने से जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। मैंने भी गलती की थी, मोहब्बत के नाम पर अपनी दुनिया छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, और उस इंसान ने मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। पर मैं टूटी नहीं। अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए मैं फिर से खड़ी हुई। आज जब मैं अपने बेटे को अपने पैरों पर चलते देखती हूं, तो मुझे एहसास होता है कि जो बीत गया वो सब एक सबक था। मैं हर लड़की से कहना चाहती हूं, अपनी जिंदगी के फैसले सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी लो। सच्चा प्यार वही है जो तुम्हारे परिवार की इज्जत को भी अपनाए। अगर तुम गलत फैसले से गुजर रही हो, तो डर मत, अपने परिवार से बात करो। याद रखो, परिवार ही वह जगह है जहां सबसे पहले डांट मिलती है, लेकिन आखिर में वही तुम्हें गले लगाता है। आज मैं मजबूत हूं क्योंकि मैंने अपनी गलती स्वीकार की, और मुझे यकीन है कि जो लड़की या लड़का अपनी गलती मान लेता है, वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं हारता। दोस्तों, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, जरूरत सिर्फ हिम्मत की है, और मैंने वो हिम्मत जुटा ली है। अब मैं सिर्फ मां नहीं, मैं अपने बेटे की सबसे बड़ी ताकत हूं। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज